नमस्ते बिटिया, I'm JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about water electrolyte imbalance. वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है, वाटर जल इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे जो तरल वैद्युत जो होता है अम्ल क्षार का असंतुलन जन्य जो विकार होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है, तरल वाटर के लिए, और वैद्युत अम्ल क्षार जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। अगर हम शरीर के अंदर घटक द्रव्य देखें तो घटक द्रव्यों में जल जो होता है उसका मुख्य स्थान होता है वाटर का। शरीर का लगभग 90% भाग जो है वह जल से निर्मित होता है। शरीर के पोषण एवं क्षतिपूर्ति के लिए जल अति आवश्यक होता है, इसलिए जल जो है अल्प मात्रा में बार बार पीना चाहिए ताकि शरीर में उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। जल की क्षति जो है वह इन के मुख्य मार्ग इस प्रकार से हैं। जल की क्षति यूरिन के थ्रू हो सकती है और श्वेत के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू हो सकती है एवं स्टूल के थ्रू हो सकती है। अगर हम मूत्र की बात देखें तो जल निकलने का मुख्य जो स्रोत होता है वह मूत्र त्याग होता है। यदि जल का सेवन अल्प मात्रा में किया जाए तो मूत्र में अपेक्षित जल की मात्रा घटने से मूत्र का घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात कंसंट्रेशन जो होती है वो मूत्र की बढ़ जाती है, जिससे मूत्रगत जो लवण हैं अश्मरी का रूप धारण करते हैं। एवं ठीक इसी प्रकार पित्त का घनत्व बढ़ने से पित्ताश्मरी होने की जो एक संभावना रहती है। जो भी है, अगर वाटर इनटेक कम किया जाएगा, वाटर इनटेक कम किया जाएगा तो यूरिन में वाटर कंटेंट कम होगा, वाटर कंटेंट कम होगा तो मिनरल्स के सेडिमेंटेशन के चांसेस जो होते हैं वो रेज होते हैं। स्टोन की एक जो होती है ना प्रॉपर्टी, स्टोन बनने की एक टेंडेंसी जो होती है वो रेज हो जाती है। जबकि वाटर इनटेक अगर प्रॉपर किया जाएगा तो एक जो होता है ना प्रॉपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा तो जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे। फिर होता है श्वेद। श्वेद जो है स्वेटिंग, जल निकलने का दूसरा मुख्य स्रोत होता है श्वेद। श्वेद निकलने से शरीर का तापमान, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कंट्रोल रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक श्वेद निकलने से भी अश्मरी और पित्ताश्मरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम मल देखें तो जल निकलने का तीसरा स्रोत होता है मल। अल्प जो है जल अगर अल्प मात्रा में एक होता है कि जल अल्प मात्रा में पीने से मल का द्रव्य भाग कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मलावरोध होता है या अपान वायु का अवरोध होता है। एक जो होता है अगर वाटर कंटेंट कम होगा, वाटर इनटेक कम होगा तो इसकी वजह से स्टूल हार्ड होगा, हार्ड स्टूल होगा और स्टूल को पास आउट होने में जो है प्रॉब्लम आएगी, ड्राइनेस बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो पाइल्स और फिशर होने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए अल्प मात्रा में बार बार जल का सेवन करना चाहिए। अगर हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें वाटर का तो H2 होता है। रक्त और लसिका का भी अधिकांश भाग जो है वो जल ही होता है, इसलिए शरीर के पोषण व क्षतिपूर्ति के लिए जल अति आवश्यक होता है। अगर हम जो है शरीर के जो कारण द्रव्य देखें तो इसमें 12 मूल द्रव्य बताए गए हैं जिनसे शरीर बना हुआ होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 मेन कंटेंट होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, गंधक, ये द्रव्य शरीर के विभिन्न जो कंपाउंड्स हैं उनके रूप में रहते हैं और इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कि स इंद्रिय समास और एक होता है निरेंद्रिय समास। अर्थात एक तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन जिनके अंदर इंक्लूडेड होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन नहीं होता। तो ऐसे जो अगर हम देखें कि जिनमें कार्बन नहीं होता तो उनमें कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा स्नेह शरीर में संचित होकर आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का उत्पादन करता है। अर्थात सबसे पहला एक जो एनर्जी सोर्स है बॉडी का वो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारे फैट्स होते हैं और प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं ये मसल जो होता है ना उनके फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं, मांसपेशियों के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। अगर इसके अलावा जैसे निरेंद्रिय लवण के अंदर क्षारता का प्रमाण स्थित करने के लिए
जो है इसकी ज़रूरत होती है। एवं जो होता है क्षारता, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो अम्लता, दूसरा क्षारता। क्षारता एल्केलॉसिस के लिए आया है, एवं अम्लता जो है वो एसिडोसिस के लिए। तो क्षारता का प्रमाण जो है उसको स्टेबल करने के लिए निरेंद्रीय लवण रहता है। इसके अलावा जो है वाइटामिन्स होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वो हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, जो जो होता है ना विदाउट कार्बन कंपाउंड्स, जिनको हम कहते हैं कि जो हैं हमारे शरीर में वाइटामिन्स हैं और एंजाइम्स हैं एवं जल है। अगर हम क्षारता और अम्लता देखें तो इन चीज़ों को एक बेसिक नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि शरीर में क्षारता और अम्लता दोनों चीज़ें यानी एसिडोसिस और एल्केलॉसिस जो है, इन दोनों के अंदर एक जो है एक प्रॉपर ये एक रेशो में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इनका जो है प्रमाण या इनका रेशो जो है वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे एसिडोसिस हो सकता है बॉडी में या एल्कलोसिस हो सकता है। शरीर में सोडियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स, प्रोटीन के आयन जो हैं हाइड्रोजन के आयनों के सम प्रमाण में रहते हैं, जिससे शरीर में क्षारता और अम्लता जो है वह उचित मात्रा में रहती है। अगर हम जैसे लवण देखें, NaCl सोडियम और क्लोरीन से बना है। यह महास्रोतस में यानी जल महास्रोतस में जल के प्रमाण को सम रखता है। सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड जो है रक्त व मलों के मुख्य लवण होते हैं। गंधक जो है विभिन्न अम्लों का उपयोगी अंग है। इससे कई अंतःस्राव बनते हैं। अगर हम क्षार के गुण देखें तो क्षार जो है यह उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, भेदक, दाहकारक है। अगर शरीर में क्षारता बढ़ेगी, अगर शरीर में क्षारीय कंटेंट ज़्यादा होंगे तो गंजापन, नपुंसकता, बालों का सफ़ेद होना, हृदय में एक पीड़ा का होना, अंधापन, ये सब देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर अम्ल देखें तो अम्ल के गुण होता है, अम्ल उष्ण होता है, पाचक, रुचिकर, रोमांचकारक, वातनाशक, कफ पित्तवर्धक, दंत हर्षकारक होता है, नेत्र और भू संकोचक होता है। अगर इसका अधिक सेवन होगा, अति सेवन होगा तो इसकी वजह से कंडू, विसर्प, विस्फोट, कोठ, शोथ, कुष्ठ, दाह, भ्रम, पिपासा, ज्वर, पांडुता आदि देखने को मिलेगा। अगर हम लवण देखें तो लवण का गुण होता है उष्ण, यह वात शामक होता है, पुरुषत्व नाशक होता है, कंठ में दाह करने वाला होता है, पाचक होता है, रुचिकर होता है, कफ पित्त वर्धक होता है, बल नाशक होता है। अगर इसका अति सेवन होता है तो इसकी वजह से खालित्य, पालित्य, विसर्प, कुष्ठ, रक्त पित्त, नेत्रपाक, तृष्णा आदि हो जाता है। अम्लता एवं क्षारता का अगर हम परीक्षण देखें तो द्रव्य के घोल में नीला लिटमस पेपर डालने पर यदि वह लाल हो जाए तो उसे अम्ल डालना चाहिए, एवं द्रव्य के घोल में लाल लिटमस पेपर डालने पर यदि वह नीला हो जाए तो उसे क्षार डालना चाहिए। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो वह न्यूट्रल होता है। रस रक्त की क्षारीय और अम्लीय जो है प्रतिक्रिया अगर हम देखें तो रक्त की प्रतिक्रिया जो है क्षारीय होती है। जो रक्त होता है उसकी जो होता है वो उसका अगर हम pH देखें तो उसका pH जो है वह एल्के उसमें जो एक बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है क्षारीय प्रॉपर्टी वह ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से, और अम्लता नगण्य होती है। रक्त में दो मुख्य अम्ल होते हैं जो क्षार में परिणत कर दिए जाते हैं। एक तो होता है CO2, एक होता है लैक्टिक एसिड। CO2 अगर जो है रक्तगत जो सैंधव होता है उसके साथ मिलकर के सर्जक्षार यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखें कि रक्त में अम्लता किन कारणों की वजह, जैसे अभी अभी हमने देखा कि रक्त जो है इसके
जो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें अम्लता नगण्य होती है। लेकिन जो रक्त होता है इसके अंदर दो मुख्य अम्ल होते हैं जो कि क्षार में चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे CO2 और लैक्टिक एसिड, जिसमें CO2 रक्तगत सेंधव के साथ मिलकर के क्षार बनाता है, या फिर तक्राम्ल और क्षार जो है कैल्शियम लैक्टेट और जो एक CO2, इनकी आपस में जो है इस तरीके का केमिकल रिएक्शन और इंटरचेंज जो है वह ब्लड के अंदर चलता रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि किन कारणों की वजह से जो होता है ना ब्लड के अंदर जो होता है रक्त के अंदर अम्लता बढ़ती है, तो उसका कारण होता है कि फैट मेटाबॉलिज्म अगर इम्प्रॉपर हो, तो जो स्नेह है अगर इनका अपूर्ण पाक होगा तो ऐसी अवस्था के अंदर रक्त में अम्लता देखने को मिलेगी। जैसे कि जो है जो एसिटो एसिडिक एसिड जो होता है इनका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। अगर जो है फ्री फैटी एसिड जो है अगर फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर हो तो कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, एसिटो एसिटिक एसिड्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो होता है रक्त के अंदर अम्लता बढ़ती है। तो ये किन कंडीशंस में होता है? एक तो अनशन की कंडीशन में या फिर इक्षु में। अर्थात कि अगर जो भी व्यक्ति है वह कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं कर रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी को एनर्जी सोर्स होता है फिर फैट। तो वो जो स्टोर्ड फैट है उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होकर के बॉडी को एनर्जी देता है। तो वो अगर इम्प्रॉपर है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो रक्तगत अम्लता बढ़ती है। या फिर जो है ग्लूको शरीर के अंदर अगर जो होता है अगर व्यक्ति विशेष जो है डायबिटिक है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो ग्लाइकोजन जो है वह इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। हमारे ग्लूकोज वगैरह जो है वे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा शुगर जो है वो बॉडी के अंदर रन करता रहता है, जिसकी वजह से वो जो है एक ये अवस्था देखने को मिलती है। एक जो होता है ना हाइपरग्लाइसीमिया वाली अवस्था देखने को मिलती है कि रक्तगत जो होता है शुगर कंटेंट का रेज हो जाना, रक्तगत जो है ग्लूकोज का बढ़ना। तो ऐसी अवस्था में जब जो होता है अगर ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमारा ऐसी कंडीशन के अंदर सेल के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, तो जो स्टोर्ड जो फैट होता है उसका एक मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाक पूर्ण न होने के कारण जो स्नेह जो होते हैं उनका भी पाक पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे शरीर के अंदर फ्री फैटी एसिड्स कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। और ये क्या करते हैं, रक्त की जो अम्लता होती है उसको बढ़ा देते हैं। और इसकी वजह से जो होता है ना कीटोसिन, ये जो एक प्रोसेस होती है, स्थिति उत्पन्न होती है, इसको कीटोसिस बोलते हैं। या फिर जैसे डायबिटीज़ में देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसमें शिरः शूल वमन और श्वास कष्ट जो होते हैं ना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो जैसे अगर जो है ऐसी कंडीशन में रक्तगत अगर अम्लता बढ़ रही है, पेशेंट डायबिटिक नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है वह कराना चाहिए, जिसकी वजह से जो फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्टॉप करता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। इसी के अलावा अगर व्यक्ति जो है डायबिटिक है तो उसको इंसुलिन इंजेक्शन आदि का प्रयोग कराना चाहिए। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अम्ल उत्पादक होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो कि क्षार उत्पादक होते हैं।
जैसे अम्ल उत्पादक खाद्य पदार्थ जो हैं इनमें फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन। क्षार उत्पादक खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लोह। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं कि जो कि अधिक मात्रा में अम्ल का उत्पाद करते हैं, जैसे चावल, जौ, गेहूँ, मक्का, दालें, मांस, अंडे, बादाम। तो अगर पेशेंट एसिडिटी का है या जिसको पहले से ही अम्ल जो है उस वो अधिक बन रहा है शरीर के अंदर, तो इस तरह के खान पान जो है उस पर नियंत्रण कराया जा सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो क्षार उत्पादक पदार्थ होते हैं, जैसे अधिक क्षार उत्पादक पदार्थ जैसे संतरा, मौसम्बी, सेब,